नमस्कार बच्चों, फिर आपको इस क्लास में स्वागत करते हैं। आप लोगों को फिर से नए सिरे से हम आप लोगों को लासा मासा की क्लास या फिर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा की जो हम बुक चला रहे हैं यहाँ पर, उसमें से जो वास्तविक संख्या में जो टॉपिक चल रहा है वो लासा मासा का, उसमें से हम आपको आज इस लासा मासा का जो अंतिम टॉपिक लेकर आए हैं, कुछ सवाल बचे थे इसमें, वो आपको हम करवाएंगे। तो इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 17 तो प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में 2 फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। अधिकतम कितनी टोकरियों में फल रखे जा सकते हैं? तो अधिकतम कितनी टोकरियों में फल रखे जा सकते हैं? तो यहाँ पर जो हमने बताया था अधिकतम और न्यूनतम की बात आए, तो अधिकतम बोले तो वहां पर हमें पता होता है कि आंकड़ों का हमें क्या ज्ञात करना है? लासा। अगर न्यूनतम होता है तो वहां पर क्या ज्ञात करना होता है? तो वहां पर लासा ज्ञात करना होता है। अगर अधिकतम शब्द लगा है वाक्य, अगर शब्द वाले प्रश्न में या फिर लैंग्वेज वाले प्रश्नों में अगर अधिकतम लगा है तो वहां पर क्या ज्ञात करेंगे? हम उन आंकड़ों का मासा ज्ञात करेंगे। और अगर न्यूनतम लगा है या कम से कम लगा है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? वहां पर आपको लासा ही लगाना होगा। तो इस तरीके से क्या कहा जा रहा है? तो सेब की संख्या कितनी है? हल लिखेंगे, हल। सेब है 990 सेब। कितने हैं? 990 सेब। सेब की संख्या कितनी है? सेब की संख्या 990 तथा संतरों की संख्या कितनी है? वो 445। अब इन्हें हमें टोकरियों में रखना है, तो हमें इन फलों को रखने के लिए क्या करना होगा? कितनी टोकरियों की आवश्यकता होगी? बशर्ते याद रहे कि एक फल सम संख्या में लेना, दोनों फलों में एक फल सम संख्या में लेना है। तो लेकिन अधिकतम टोकरियों की संख्या पूछ रहा है तो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना होगा? इनका लासा ज्ञात करना होगा। तो हमें पहले इसको फैक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे 990 है तो हम यहाँ पर 90 और 990 है तो 99 गुणे 10 लिख देंगे, और उसके बाद 99 को हम लिखेंगे ये 9 गुणे 11 और इसको हम 2 गुणे 5 लिख लेंगे। तो इस तरीके से इनको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम व्यक्त कर लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, उसके बाद आ जाएगा आपका एक फैक्टर 5 और फिर 11। उसी प्रकार से हम 450 को हम लिख सकते हैं 9 पचे 45, अर्थात ये लिख सकते हैं। फिर 9 गुणे 25 दूना 50, अर्थात हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो 2 है पहला फैक्टर, इसका 2 है, उसके 9 है उसके बाद, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर 2, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। इस तरीके से हमने इनका फैक्टर कर लिया। अब क्या निकालेंगे? इनका HCF। क्या निकालेंगे? HCF। तो HCF निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर? तो देखेंगे कौन कौन से फैक्टर कॉमन है। तो यहाँ पर 1 2 कॉमन है और 3 की पावर 2, यानी 2 3 5 फैक्टर ही कॉमन है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे इनके ओवेनिस फैक्टर। 2 पहले कॉमन ले लेंगे, फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर गुणे 1 ही बार 5 आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5 दूनी 10 और आ जाएगा 3 3 9, 5 दूनी 10, ये आपका 3 3 9, तो ये 9 दहम 90, अर्थात इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा? इसका आंसर 90। लेकिन पूछ क्या रखा है? तो अतः अधिकतम टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं? अतः टोकरियों में रखे जा सकने वाले फल कितने हो जाएंगे? 90। अगर इस प्रोसेस से अगर हम इन फलों को रखेंगे टोकरियों में तो कितने फल रखे जा सकते हैं? 90 फल ही रखे जा सकते हैं। तो अब इसका अगला हम सवाल बताते हैं आपको 18 नंबर। कौन सा नंबर? 18 नंबर सवाल। प्रश्न नंबर
18। क्या है प्रश्न नंबर? प्रश्न नंबर 18 क्या है? कह रहा अभाज्य गुण, प्रश्न बोल रहा है या प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से 378, 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। और क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ इन तीनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होगा? तो उसके बाद हमें सिद्ध भी करना, तो पहले सर्वप्रथम निकालेंगे इनका एचसीएफ और एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है? पहली संख्या या फिर सीधा लिखेंगे हम 378। पहले लिख लें हल 378। कितना? 378। 378 को हम अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करेंगे, तो क्योंकि हमें जो सवाल लगाना है वो अभाज्य गुणनखंड भी लगाना है, तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे यहाँ पर। जिसे यहाँ पर उनको जोड़े तो 3, 7, 8। ये जाहिर सी बात है कि ये जो है इनके अंकों का योग कितना? 7, 3, 18, 18 9 से कटेगा। 9 से इसको हम काटेंगे तो 9 चौको 36 और उसके बचा एक बचा 9 दूनी 18, अर्थात यहां हम लिख सकते हैं 14 त्या 42, 14 ते 42, तो ये हम 14 गुणे 3 लिख सकते हैं 9। तो इस तरीके 2 सत्ते 14 गुणे 3 गुणे 9, या फिर हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने 378 के जो गुणनखंड या फैक्टर ढूंढे हैं वो 2 गुणे 3 की पावर 3, क्योंकि यहां पर 3 स्क्वायर ये और ये आपका 3, उसके बाद आपका आ जाएगा 7। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर ढूंढ लिए। ठीक है, 3 तरक का 9, 9 दूनी 18, 7 ठीक, 56 कहाँ गड़ा 7 है, 3 तरक का 9 27, 3 तरक का 9 27, 7 दूनी 14। अच्छा ठीक है, सही है आपका फैक्टर। इस प्रकार से आपको 180 को क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 10। 18 को लिख सकते हैं 2 9 18, इसको लिख सकते हैं 2 पंजे 10। तो यहाँ पर 60 कट से हम यहाँ पर फैक्टर निकाल सकते हैं। वैसे तो हम इनको ऐसे भी निकाल सकते हैं भाग विधि से, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगता है, इससे जल्दी हम कर सकते हैं। तो 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार 2 का गुणन है और यहाँ 9 है, तो हम यहाँ 3 की पावर स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके बाद 5। अगला आंकड़ा क्या है? अगला आंकड़ा है आपका 420। तो 420 को इसी तरह हम लिखेंगे, 420 को लिखते हैं 42 गुणे 10, और यहाँ पर सक्षम 42, सक्षम 42 यानी इस तरह हम लिख सकते हैं। इस तरह 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 5। तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्टर हैं? 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 का एक है फैक्टर है, और उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। इस तरीके से सवाल में क्या निकालना है? एक बार एचसीएफ, एक बार एलसीएम। तो हाँ, सबसे पहले हम देखेंगे कि एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करना है तो केवल हम उन्हीं गुणनखंडों पर ध्यान देते हैं जो जितने आंकड़े दिए सब में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर देखते हैं 2 तीनों आंकड़ों में उभयनिष्ठ है, इस पर ध्यान देंगे। उसके बाद 3 भी सब में है, तो 3 पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि अब बाकी फैक्टर जो 7 है ये इसमें नहीं है, इसमें तो है लेकिन सब में नहीं है ना। उसी तरह 5 भी सब में नहीं, तो 5 और 7 को हम छोड़ देंगे। एचसीएफ में वही फैक्टर लिए जाते जो दिए गए सभी आंकड़ों में उभयनिष्ठ या कॉमन हो। तो 2, तो अब एचसीएफ ज्ञात करें 2 और 3 ही फैक्टर कॉमन है 2 की। तो मासा ज्ञात करते समय जब हम ध्यान देते हैं अभाज्य गुणनखंड में, तो वो सबसे छोटी पावर पे 2 की सबसे छोटी पावर 3 हो जाएगी और 3 की सबसे छोटी पावर 3 हो जाएगी, और उसके बाद इनका ही फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एचसीएफ जो आ जाएगा वो 6 है। लेकिन एलसीएम जब ज्ञात करेंगे, एलसीएम जब ज्ञात करते हैं तो हम देखते कुल कितने गुणनखंड, सभी आंकड़ों में कुल कितने गुणनखंड? 2 है, 3 है और 5 है और 7 है। तो अब हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? इनमें देखेंगे इन गुणनखंडों की सबसे बड़ी पावर कौन सी? 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 2। इसी प्रकार 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है? 3 की पावर 3, और उसके बाद 5 की पावर भी, 5 का फैक्टर भी 1 है तो 5 लिख देंगे, और 7 का भी गुणनखंड 1 है। तो इस तरीके से इनको हम अब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 27 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5। इनको साइड में गुणा करने, 5 को 20 गुणे 27। अब 27 गुणा 20 से करेंगे क्योंकि अभी 7 भी है, 7 लगा गुणा, क्योंकि 5 को 20 इनका गुणा, तो 27 गुणा आप कर लेते हैं। तो 2 शून्य पहले शून्य लिख लेंगे, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
आ जाएगा। उसके बाद हम 7 से गुणा कर लेंगे, तो गुणा करने में भी आपको थोड़ा ट्रिकी होना चाहिए, तभी आपको गुणा ठीक होगा। तो 7 शून्य शून्य सच्चों को 28 कैरी 2, 7 बचे 35 और 35 2 37, कितना आ जाएगा 37। तो इस तरीके से जो एलसीएम आया आपका इतना आ गया 3780। अब यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए, और फिर ये बताइए कि क्या इन संख्याओं का इन तीनों संख्याओं गुणनफल क्या एलसीएम और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो अब हम इसको सिद्ध करेंगे। तो पहले निकालेंगे तीनों संख्याओं का गुणनफल, तीनों संख्याओं का गुणनफल। तो क्या है, पहली संख्या क्या है 378 गुणे 18 यानी 180, सॉरी, उसके बाद 42। ठीक, तो यहां पर पहले हम गुणा कर लें 18 को इसमें गुणा कर लें, तो 378 गुणे 18, ये शून्य से तो कोई दिक्कत नहीं होती। 8 अट्ठे 64 कैरी 6 और 8 सते 56 और 56 छा 62 कैरी फिर से 6 और 8 त्रिक 24, 24 छा 30, उसके बाद 8 एक 8 8 सत्ते 7, सॉरी 1 अट्ठे 8 1 सत्ते 7 1 तेई 3। तो इनको हम जोड़ेंगे तो इस तरीके से 4 8 2 10 करी 1 आया 1 7 8 और फिर से हम इनको जोड़ेंगे 6। उसके बाद अब किससे गुणा करना पड़ेगा हमें इसके साथ, 180 में जो शून्य था तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो अब कितना बचा 4 20, तो हम केवल 42 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे 2 शून्य शून्य 2 चौको 8 2 शून्य शून्य 2 अट्ठे 16 कैरी 1 2 छाक 12 1 13। इस तरीके से फिर से अब 4 से 4 शून्य शून्य 4 चौको 16, ठीक है, क्योंकि 4 चौको 16 6 4 शून्य शून्य कैरी में जोड़ देंगे, ठीक है, 4 अट्ठे 32 कैरी 3 और 4 छंग 24 और 24 3 27। तो इस तरीके से अब इसको हम जोड़ेंगे 0 8 6 7 5 8 2। तो फाइनली इसका जो गुणनफल आ गया 1 शून्य इसका, तो इसको जो गुणन करके कुल मिला के ये आ जाएगा 2 8 5 7 6 8 00। अब निकालेंगे एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल। एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम गुणे एचसीएफ का इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसका है 37 80 37 80 37 80 गुणे 6, 37 80 गुणे 6, तो 6 शून्य शून्य 6 48 कैरी कितना 4 6 सत्ते 42 4 6 सत्ते 42 4 46। अब कितना आ जाएगा 6 सत्ते 42 4 46, फिर कैरी 6 आ जाएगा और 6 त्रिक 18 18 4 22। इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों संख्याओं गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के बराबर नहीं, तो लिखेंगे अतः तीनों संख्याओं का गुणनफल इज डज नॉट इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल या अंतिम सवाल, सत्यापित करना था इसको सत्यापित करना था, तो इसका कोई बराबर नहीं है। हाँ, अभाज्य गुणन
खंडविधि द्वारा, सही सॉरी वो था दूसरा ना, ये 19वां सवाल। अभी 2 सवाल और बाकी है ना। चलो सॉरी, अब हम बताते इसका कौन सा 19वां सवाल, अभी 19वां बाकी, इसके बाद 20वां होगा। तो 19 नंबर सवाल पहले आ जाएगा, इसमें सत्यापित करना, उसमें सत्यापित नहीं करना था, केवल इसमें दिखाना था कि क्या तीनों संख्याओं गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, तो नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं। अब 19वां सवाल कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो 19 नंबर सवाल में क्या है, पहले आंकड़ा क्या है, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 256। उसके बाद क्या है, हाँ 36। दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या 36। 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर, क्योंकि हम यहां पर इसको पता है 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है तो हम लिख सकते 2 की पावर 8, 2 की पावर 8। चाहे तो हम साइड में यहां पर गुणनखंड करके चेक कर लें। 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छाक 12, 2 चौको 8, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एके 2, 1 बच गया, 2 छक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एके। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर 8। और इसको हम 36 का लिखते हैं, 4 9 या 36, अर्थात 2 की 4 को हम लिखे 2 की पावर 2, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। इस तरीके से हम इसको क्या निकालेंगे, एचसीएफ। सर्वप्रथम एचसीएफ, एचसीएफ का हम पूरे टॉपिक में ये बताएं कि जब एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम क्या करेंगे, इनके पहले जितने आंकड़े दिए हुए से देखेंगे कौन से आंकड़ों के जो फैक्टर है या गुणनखंड है वो वैनिस्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं केवल और केवल 2 ही गुणनखंड दिए, 2 और 3, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ क्या है, केवल और केवल 2। तो बस 2 की पावर की बात करेंगे एचसीएफ में, यानी मात्रा में, और किसी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो एचसीएफ आ जाएगा वो 2 की पावर 8 है, 2 की पावर 2 है। तो छोटी पावर हमने कहा मात्रा में क्या करेंगे, सबसे छोटी पावर लेते हैं, 2 की पावर 2। तो फाइनली 2 की पावर 2 का मतलब जो एचसीएफ आ जाएगा आपका, तो दूनी 4। लेकिन एलसीएम में हमने बताया था, एलसीएम में क्या होता है कि हम कुल फैक्टर देखते हैं कितने हैं, 2 है, 1 है, 3। लेकिन जब एलसीएम ज्ञात करते समय हम उन फैक्टरों की सबसे बड़ी घात लेते, उन गुणनखंडों की सबसे बड़ी घात लेते। 2 की सबसे बड़ी पावर क्या, 8, 2 की पावर 8, और गुणे यहाँ पर 3 की पावर 2। क्योंकि एलसीएम में हम वैनिष्ठ गुणनखंड से कोई मतलब नहीं होता, बस इतना देखते हैं कि इस पूरे आंकड़ों में जितने गुणनखंड हैं वो कौन कौन से, 2 है 3 है, दोनों आंकड़ों में गुणनखंड देख रहे हैं इस, तो 2 और 3 निकले। तो यहाँ पर जो एलसीएम निकालते हैं वहां पर हम कॉमन नहीं देखते, केवल देखते हैं कि जितने गुणनखंड है उनमें सबसे बड़ी पावर क्या है। 2 की सबसे बड़ी पावर 8, ये ले लिया, और 3 की सबसे बड़ी पावर, वैसे तो एक फैक्टर है 3 की पावर 2, इसलिए यहाँ पर अब इनका हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे एलसीएम। 2 की पावर 8 का मतलब 256, और ये 9, तो गुणा कर लेंगे, 9 छक 54, कैरी 5 आ जाएगा, 9 बचे 45, 5 50 आ जाएगा, फिर कैरी 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, कितना आ जाएगा, 18 5 23 आ जाएगा। इस तरीके से एलसीएम। अब हम इनको दिखाएंगे दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, दोनों संख्याओं गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा दिखाएंगे, क्योंकि सत्यापित करना, ये सिद्ध करना है, दिखाना है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो चलिए पहले निकाल लें दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या गुणनफल क्या हो जाएगा इस तरीके से, 256 गुणे 36। तो साइड में कहीं गुणा करके चेक कर लेते हैं,
256 गुणे 36, तो 6×36 कैरी 3, 6×5 30, 3 33 कैरी 3, 6×2 12, 3 15, फिर 3×18, 3×5 15, 1 16, 3×2 6, 1 7, 6 आ जाएगा, 8×3 11 आ जाएगा, फिर 6×5 11, 1 12 आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 9। कितना आ जाएगा फाइनली गुणा करने पर 92 16, 92 16। अब हमें क्या करना है, हाँ इनको निकालना है एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है 23 2304 गुणे 4, 4 चौको 16 कैरी 1, 4 शून्य शून्य कैरी जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, फिर 4 3 12 कैरी कितना आ जाएगा 1, और 4×2 8 1 9। अतः हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दोनों संख्याओं गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या आ गया बराबर। लिखेंगे अतः दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। हेंस प्रूव्ड। इट इज सिद्धम। इस तरीके से हमने इसको भी प्रूव कर दिया। अब ये जो सवाल होगा ये आपका अंतिम 20वां सवाल जो अनुपात पर आधारित है। अब सवाल 20वां लिखते हैं पहले। 20वां सवाल ये है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में और उनका लासा 180 है। इन दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो हमने कभी भी लासा या मासा अगर बताया तो हमने बता दिया है कि मासा जो होता है वो दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। हम जैसे मान लें कि एक संख्या ए है, मान लें कि दो संख्याओं में अनुपात, एक संख्या ए है और एक संख्या बी है और इनका अनुपात ए अनुपात बी है। तो जो इनका मासा होगा वो क्या होगा, दोनों संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो अगर कोई संख्याएं अनुपात में दी हैं तो सर्वप्रथम क्या कर सकते हैं, हम उनका मासा मानेंगे और मासा मानने के बाद प्रत्येक अनुपात में अगर हम गुणा करा दे उस मासा को तो क्या मिल जाएगा, क्योंकि जो अनुपात होता है अगर उस अनुपात में मासा गुणा कर देंगे तो हमें संख्या मिल जाएगी, क्योंकि जो रेशियो होता है अनुपात होता है, अनुपात में वही वैल्यू करती है जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होती है और उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम क्या कहते हैं, मासा कहते हैं। तो जो मासा होगा, अगर मासा का गुणा हम किससे करा दें, अनुपात से, तो क्या मिल जाएगी, क्रमशः संख्या मिल जाएगी। तो अगर हम मासा गुणा पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो पहली संख्या, और इसी तरीके से अगर हम दूसरे अनुपात में मासा से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके का हम सवाल अब बताते हैं आपको। कह रहा दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में, क्या है, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है और उनका लासा 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो पहला लिखा है हल, लिखा है क्या है, दिया है क्या, दो संख्याओं में अनुपात। हमने मान लिया एक संख्या ए है एक संख्या बी और इनमें अनुपात क्या है, 2:1 है। और क्या दिया है, इनका एलसीएम, क्या दिया है, एलसीएम दिया है, जिसे हम कहते हैं लासा। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम 180 दे रखा। कितना दे रखा, 180। हमें ज्ञात करना है क्या, एचसीएफ यानी मासा हमें इनका ज्ञात करना है। तो अभी हमने बताया था कि हम मान लेते हैं, माना दोनों संख्याओं का मासा या माना संख्याओं का मासा माना संख्याओं का मासा x है। तो पहली संख्या क्या आ जाएगी, पहली संख्या, तो पहली संख्या a बराबर कितना आ जाएगा,
2 इंटू एक्स बराबर 2x तथा दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या अर्थात b क्या आ जाएगी, तो दूसरे अनुपात में अगर मासा से मल्टीप्लाई करा दे क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा। इस तरीके से अब हमें एक सूत्र पता है, सूत्र क्या है, वो सूत्र है हमने स्टार्टिंग बता दिया था कि यदि दो संख्याएं पता हो और दो संख्याएं दी हो और उनमें से लासा या मासा में से ज्ञात हो तो, और दूसरा ज्ञात दूसरी चीज ज्ञात, एक लासा मासा में से एक चीज ज्ञात हो वो दूसरी ज्ञात करनी हो, तो हम एक सूत्र लगाते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे HCF, ये हमने बता दिया था। अब यहाँ पर देखेंगे पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या क्या है 3x। एलसीएम क्या है 180 दे रखा और HCF क्या हमने x मान रखा, इनका पहले गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर बराबर 180 गुणे x। तो हम यहां से एक पावर काट सकते हैं, एक पावर इसकी हम काट देंगे, तो जब एक पावर इसकी काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6x बचेगा 180। इधर एक अगर इधर x से भाग देंगे दोनों पक्षों में तो इधर x चला जाएगा लेकिन इधर एक x बच जाएगा। अब ये 6 इधर गुणा तो उधर भाग 180/6, तो 6 से अगर भाग देते हैं 6 के 6 छत्रिक 18, तो अर्थात यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। और जैसा कि हमने यहाँ मान रखा है यही हमने माना था कि मासा ज्ञात करना है, दोनों संख्याओं का मासा ज्ञात करना, तो मासा हमारा अतः संख्याओं का मासा बराबर कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30। अब यहीं पर और प्रश्न बन सकते थे कि इनमें से प्रत्येक संख्या भी ज्ञात कीजिए, तो प्रत्येक संख्या को क्या करेंगे, x की वैल्यू निकल ही चुकी, हम यहाँ पर क्या करेंगे प्रत्येक संख्या में x के स्थान पर वैल्यू पुट कर देंगे और क्रमशः दोनों संख्याएं ज्ञात हो जाएंगी। इस तरीके से ये प्रश्नावली यानी पहली प्रश्नावली जो थी इस अध्याय की वो समाप्त हुई। अब हम आपको एक सवाल देते हैं इसी तरह का होमवर्क के रूप में, आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो इस तरीके से आप लोगों को एक सवाल हम दे रहे हैं, उसका कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर देंगे। ओके, तो सवाल क्या है, सवाल ये है दो संख्याओं का अनुपात क्या है, प्रश्न होमवर्क प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि मासा 15 हो, यदि मासा 15 हो तो इनका एलसीएम या लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो ये सवाल आपको होमवर्क के रूप में करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत।